आज हम इस वीडियो में देखने वाले 11.3 डॉक्टर कृष्ण 8 क्लास का मैथ चतुर्भुजों का समझ। ठीक है, तो हमने सबसे पहले बेसिक की बात की थी पार्ट 1 में, जो इसका जो पार्ट 1 आया था ना उसमें। ठीक है, तो ये यहाँ पे भी हम लोग थोड़ा सा बेसिक ही देखेंगे। ठीक है, और इसमें बेसिक को थोड़ा सा हम लोग अच्छे से देखेंगे। ठीक है ना, तो ये जो भी बेसिक बताएंगे उसको आपको पूरा देखना है, आपको स्किप नहीं करना वीडियो। ठीक है, क्योंकि ये जो है आपको आगे वाले क्लास में भी काम आने वाला है, तो इसको आप स्किप ना करें, इसको फुल वॉच करें। ठीक है, और हम लोग काफ़ी अच्छे से बेसिक को देखेंगे। उसके बाद क्वेश्चन तो आप कुछ क्वेश्चन आप खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। नीचे डिस्क्रिप्शन में सभी प्लेलिस्ट का लिंक होगा, आप वहाँ पे देख सकते हैं, आपका जो भी काम का होगा उसको देख सकते हैं। ठीक है, और साथ में नीचे जो भी हमारा सोशल मीडिया है ना, जैसे ट्विटर हो गया, फेसबुक हो गया, ठीक है, फेसबुक पेज हो गया, टेलीग्राम हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, तो इन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहाँ से फॉलो कर सकते हैं। और इंस्टाग्राम पे आप हमसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हम वहाँ पे आपका रिप्लाई जरूर करेंगे। तो चलिए यहाँ पे वीडियो का स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे समांतर चतुर्भुज के गुण, सबसे पहले यहाँ पे समांतर चतुर्भुज के गुण के बारे में देखेंगे। तो पहला समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं, मतलब जो सामने की भुजा होती है उसके बाद समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं जो होता है वो बराबर माप की होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे फिगर आपको दिख रहा होगा, तो इस फिगर में ये जो भी है एडी है वो बीसी इक्वल होंगे, और डीसी है वो एबी इक्वल होंगे। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री कोनों वाले दो समान सेट स्क्वेयर। ठीक है, ये जो आपका औजार बॉक्स होता है उसमें निकलता है, जैसे नीचे अगर हम देखें इस प्रकार से निकलता है। ठीक है, तो ये दो है, ठीक है ना, ये दो होते हैं उसमें। तो एक जो होता है उसमें यहाँ पे तो 90 डिग्री दोनों में होगा। ठीक है, लेकिन एक में यहाँ पे अगर 60 है, यहाँ पे 30 है, तो दूसरा में यहाँ पे 60 होगा, यहाँ पे 30 होगा, और यहाँ पे 60 होगा। ठीक है, ऐसा होगा। मतलब यहाँ पे दो आपका सेट स्क्वायर निकलता है, एक होता है 90 डिग्री यहाँ पे होता है। ठीक है, तो एक में एक जगह पे 30 होता है, एक 60 होता है, एक 45 होता है। ठीक है, अब दोनों हमारे पास ऐसे सेट स्क्वायर है, तो यहाँ पे 90 डिग्री होगा, यहाँ पे 90 डिग्री होगा। ठीक है, अगर दो हम सेम ही रहेगा दोनों। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इसका 60 होगा तो इसका यहाँ पे 30 होगा। ठीक है ना, यही दोनों संगत है। ठीक है ना, तो इसमें यहाँ पे 60 है तो ये इसमें यहाँ पे 60 होगा। ठीक है, और यहाँ पे 30 होगा, यहाँ पे 30 है तो इसमें यहाँ पे 60 होगा। ठीक है ना, तो ये 60 30 90 हो जाएगा, ये 60 30 90 हो जाएगा, ये भी 90 और ये भी 90। तो ये सम्मुख जो कोण होता है इसका सम्मुख कोण भी इक्वल होते हैं, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो अगर दो सेट स्क्वायर अगर हम ऐसे सेम प्रकार का ऐसे एक साथ करेंगे तो एक चतुर्भुज बन जाता है। ठीक है, और साथ ही में संगत का मतलब आपको पता होगा, संगत भुजा, जैसे इसका संगत, अगर ये त्रिभुज अलग अलग त्रिभुज अगर इसको समझे तो इस त्रिभुज में अगर हम समझे तो इस त्रिभुज में इस भुजा का संगत भुजा कौन होगा, ये होगा, ये वाला भुजा। ठीक है, और इस कोण जो ये कोण है इसका संगत ये कोण होगा। ठीक है ना, सॉरी भुजा होगा। ठीक है, तो उसी प्रकार से कोण, ये कोण का संगत कौन होगा, तो इस कोण का संगत ये वाला कोण होगा। ठीक है, और इस कोण का संगत ये वाला कोण होगा। और यहाँ पे इस प्रकार से हम लोग जानते हैं समांतर अगर ये है, ये दोनों समांतर भुजा होते हैं, तो आपने समांतर भुजा पर ऐसे इस प्रकार से रेखा आता है, तो इसका जो भी गुण था ये हम लोग जान चुके हैं। ठीक है, 7 क्लास में भी ये पढ़ना है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहली बात, यहाँ पे दो सेट स्क्वायर ले। ठीक है, अब इन्हें आपस में इस प्रकार से मिलाकर रखें जिससे एक समांतर चतुर्भुज यानी यहाँ आयत बन जाए। ठीक है, देखें चित्र 1 में जैसे कि आपका दिया हुआ है, यहाँ हम देखते हैं कि ऊपर बताया गया गुण की पुष्टि होती है, ऊपर जो भी बताया गया गुण की पुष्टि होती है, तो यहाँ पे इसको हम लोग से सिद्ध भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे बोल रहा है कि समांतर चतुर्भुज सम्मुख भुजाएं जो है वो क्या होता है, इक्वल होता है। तो सम्मुख भुजा इक्वल होता है, इसको हम लोग यहाँ पे तर्क वितर्क से भी इसको सिद्ध कर सकते हैं, साबित कर सकते हैं। तो जैसे कि माना ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, ये समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज एक विकर्ण AC खींचा, इसमें से एक विकर्ण ये AC खींचा, तो इसमें देखिए ये दो कोण ये तीन कोण का सभी नाम दिया हुआ है। तो आप लोगों को पता है इस प्रकार से ये समांतर चतुर्भुज है, इस प्रकार से ये समांतर है। तो यहाँ पे एक एकांतर कोण आपको पता ही होगा, तो 2 की इक्वल होगा 1। ठीक है, और 3 की इक्वल होगा 4, ये तो पता ही आपको। ठीक है, आपने 7 क्लास में भी इसको पढ़ा है। तो ये होता है ऐसे, तो ये इक्वल होगा ना। तो यहाँ पे ABCD एक समांतर चतुर्भुज एक विकर्ण AC खींचा है, तो चूंकि यहाँ पे AB जो है ना, AB ये समांतर है DC का, तो AB समांतर है DC का, इसलिए यहाँ पे कोण 1 बराबर 2 होगा और कोण 3 बराबर 4 होगा। ठीक है, अगर इसको अलग अलग अगर हम देखें तो यहाँ पे संगत जो कोण होता है उस हिसाब से भी 3 जो इक्वल होगा किसका, 4 का।
ठीक है ना, और ये इसका इक्वल होगा, ठीक है। एकांतर से भी देखें तो इक्वल ही है, तो फाइनली ये इक्वल है दोनों। तो अब ABC और ADC में यहाँ पे देखा जाएगा, ABC ये त्रिभुज हुआ और ADC, क्योंकि ये जो विकर्ण है वो चतुर्भुज को दो त्रिभुज में बांट देता है, ठीक है। दोनों जो त्रिभुज होते हैं वो सर्वांगसम होते हैं, तो हमको यहाँ पे सबसे पहले सिद्ध करना है कि सर्वांगसम है, ठीक है। सर्वांगसम होंगे तो सभी कोण इक्वल होंगे और सभी भुजा आपस में इक्वल होंगे संगत में। तो यहाँ पे सबसे पहले ABC और ADC में चला, तो हमको पता है 1 = 2 और 3 = 4 है, तो और AC जो है वो उभयनिष्ठ है, AC दोनों में है ना। अगर इसको हम लोग ऐसे अलग पार दे इसको, और फिर एक और चतुर्भुज इस प्रकार से अलग पार दे, ठीक है। तो इसमें अगर यहाँ पे A है, यहाँ पे C है और यहाँ पे B है, और उसमें हमारा यहाँ पे A है, यहाँ पे C है और यहाँ पे D है, ठीक है। ये वाला ये त्रिभुज देख रहे हैं और ये वाला त्रिभुज ये वाला है। तो इसमें आपका जो AC है वो AC तो दोनों में है, तो ये संगत है, ठीक है। अब उसी प्रकार से यहाँ पे DC का संगत कौन होगा, AB होगा, AB होगा, ठीक है। DC का संगत कौन होगा, AB होगा, तो ये होगा, ठीक है। ऐसे संगत होता है, तो इस प्रकार से यहाँ पे इक्वल होंगे। AC दोनों में उभयनिष्ठ है, ठीक है, और ये वाला कोण दोनों में बराबर है। A बराबर है C के कोण, जो A यहाँ पे जो दो को कोण बना था ना, तो यहाँ पे हमारा एक कोण हो जाएगा और यहाँ पे 3 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इस प्रकार से अलग अलग करके आप समझ सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 3 है, तो 1 बराबर होगा 2 की और 3 बराबर होगा 4 का, ठीक है। तो यहाँ पे जो कसौटी होता है हमने 7 क्लास में भी देखा है, तो यहाँ पे एंगल, साइड और फिर एंगल, ठीक है, यानी साइड एंगल साइड एंगल सर्वांग समता कसौटी से यहाँ पे ये क्या हो जाता है, सर्वांगसम हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 चीज़ से सर्वांगसम हो जाता है। तो यहाँ पे 2 कोण इक्वल है और एक साइड इक्वल है, ठीक है। 2 कोण, तो पहले कोण फिर साइड फिर कोण, तो ठीक है। एंगल साइड एंगल से ये कसौटी आपको पता ही होगा, हम लोग 7 क्लास में पढ़े हैं। तो ये सर्वांगसम हो गया। जब सर्वांगसम हो गया तो इसका सभी कोण सभी संगत कोण सभी संगत भुजा इक्वल होंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये सर्वांगसम हो गया, मतलब ये इसका संगत BC का संगत कौन होगा, तो इस त्रिभुज में अगर देखें तो इस त्रिभुज में AD होगा, ठीक है। AB का संगत तो ये DC है ही। तो इस प्रकार से यहाँ पे AB DC और BC AD सभी क्या होगी, इक्वल होंगे। तो ये सिद्ध हो गया ना, AB और DC और BC और AD या DA बोल सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे सिद्ध हो गया कि जो सम्मुख भुजा होते हैं वो इक्वल होते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पे समांतर चतुर्भुज के कोण के बारे में। तो समांतर चतुर्भुज के कोण समांतर चतुर्भुज के जो सम्मुख कोण होते हैं वो बराबर होते हैं, 90 डिग्री का यहाँ पे होगा। ये भी 60-30 होगा तो ये भी 90, 60-30 होगा तो ये भी 90 ही होगा। तो ये होता है। अब यहाँ पे सत्यापन के लिए 30-60-90 कोण वाले दो समान सेट स्क्वायर ले, यही वाले दो समान सेट स्क्वायर जैसे कि यहाँ पे नीचे लिया गया वैसे लेना है। तो लेकर एक समांतर चतुर्भुज बनाए। प्राप्त आकृति से स्पष्ट है कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर माप के होंगे, ठीक है। अब इससे आकृति से पता है कि यहाँ पे 90 होगा, यहाँ पे तो 90 होगा क्योंकि एक ये सम त्रिभुज है, ठीक है, और ये भी एक समकोण त्रिभुज है ना। तो इसका जो यहाँ पे अगर यहाँ पे 60 होगा तो इसका यहाँ पे 30 होगा, ठीक है, और यहाँ पे 60 होगा, और अगर यहाँ पे इसका 60 है तो यहाँ पे 30 होगा। 60-30-90, 60-30-90 होगा, सामना सामनी 90 हो जाएगा। अब हम इसको तर्क वितर्क से भी इस गुण को पुष्टि कर सकते हैं। तो माना ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, नीचे भी फिगर है आपका। तो यहाँ पे AC और BD इसके विकर्ण है, ठीक है, 2 विकर्ण है AC और BD इसका 2 विकर्ण है, ठीक है। तो ABC और ADC में यहाँ पे चला जाएगा। सबसे पहले इसको हमको सिद्ध क्या करना है, इसमें ये सम्मुख कोण जो है वो इक्वल होते हैं। तो सबसे पहले ABC में चला है इस त्रिभुज में, और उसके बाद में चला ADC में ये वाले में, ठीक है। तो इसमें सिद्ध करना, जैसे नीचे फिगर अलग अलग भी यहाँ पे है तो इस प्रकार से अच्छे से समझ में आता है, ठीक है। तो ये त्रिभुज जैसे कि ACB इस प्रकार से है और इस प्रकार ये ADC है, ठीक है। दोनों में यहाँ पे अगर हम देखें तो AC दोनों में है ना, AC दोनों में है, और साथ में कोण 1 जो है वो कोण 2 के इक्वल होगा, ठीक है, क्योंकि इसका संगत यहीं पे है, इसका संगत कोण यही है, ठीक है। और ये जो भुजा है तो इस भुजा के दौरान ये कोण बनता है और इस भुजा के दौरान ये कोण बनता है। तो इसका संगत ये है, संगत का मतलब वो वही जगह पे हो, एक ही स्थान पे हो, ठीक है। और वैसे समांतर वाले अगर हम उस थॉट से अगर सोचे तो यहाँ पे एकांतर कोण से भी ये दोनों इक्वल होंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे इधर है और ये इधर है,
तो ये होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हमको सर्वांग करने के लिए दोनों में त्रिभुज में चल दिया, ठीक है। और कोण 1 बराबर 2 और कोण 3 बराबर 4 है, ठीक है। तो ये दोनों कोण इक्वल है और साथ में AC जो है वो उभयनिष्ठ है। तो AC उभयनिष्ठ यानी एंगल, साइड और एंगल से यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, सर्वांग हो जाएंगे, ठीक है। सर्वांग जब दोनों त्रिभुज हो गए तो दोनों त्रिभुज में जो भी कोण होगा, संगत कोण और संगत भुजा, वो इक्वल होंगे, ठीक है। तो जब दोनों इक्वल होंगे तो यहाँ पे देखिए कोण B बराबर कोण D इक्वल होंगे, क्योंकि इस त्रिभुज में कोण B और इस त्रिभुज में कोण D, ठीक है, ये दोनों संगत है। तो ये दोनों भी, ये 3 और 4 इक्वल है, 1 और 2 इक्वल है। जब सर्वांग है तो उसी प्रकार से B और D भी इक्वल होंगे। तो यहाँ पे कोण B और D लिखा हुआ। उसी प्रकार से हमारा कोण A जो होगा, दोनों मिलाकर कोण C जो होगा वो भी इक्वल होंगे, ठीक है। इसी प्रकार से यानी सम्मुख जो भी कोण है तो वो भी इक्वल होते हैं। अब हम देखेंगे यहाँ पे तीसरा समांतर चतुर्भुज के विकर्ण के बारे में। तो विकर्ण जो होता है इसमें कैसा होता है, तो इसका गुण जो होता है, यहाँ पे समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, ठीक है। समद्विभाजित से यहाँ पे बोल रहा है मतलब कि जो विकर्ण होता है उसको बराबर 2 भाग में बांटता है। तो साधारणतया यहाँ पे बोल रहा है कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो बराबर नहीं होते, और ये सब आप याद रखना ताकि क्वेश्चन इजीली बन जाए, ठीक है। तो यहाँ पे नहीं होते हैं, ठीक। समांतर चतुर्भुज ABCD एक काटा हुआ भाग ले, समांतर चतुर्भुज का ABCD का एक कटा हुआ भाग ले। माना कि इसके विकर्ण AC तथा BD है, AC तथा BD यहाँ पे 2 विकर्ण लिया गया है और दूसरे जो एक दूसरे को O पर काटते हैं। तो O पर यहाँ पे कट रहा है। अब C को A पर रखना है, मतलब यहाँ पे सपोज ये क्या है कि एक पेज टाइप से, ठीक है। अब इसको मोड़ेंगे, जब इसको फोल्ड करेंगे तो ये C जो है यहाँ पे आएगा, A भी जो आएगा, ठीक है ना। जब इसको मोड़ेंगे तो ये जो C है ये क्या आएगा, A के पास आएगा। तो ये जब फोल्ड करेंगे तो यहीं से फोल्ड होगा, ठीक है। यहाँ से इसकी जो मिडिल पॉइंट आएगा वो O ही आएगा, यहीं पे आएगा, ठीक है। तो इससे भी स्पष्ट होता है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि ये रखकर फोल्ड के द्वारा AC का जो मध्य बिंदु ज्ञात करें। इससे स्पष्ट है कि AC का मध्य बिंदु O है। तो आप जब फोल्ड करेंगे तो यहीं से आपका फोल्ड होगा, ठीक है। जब इस प्रकार से हम लोग कोई कटान लेंगे, अगर आप चाहे तो आप कर भी सकते हैं पेज वगैरह लेकर, ठीक है। तो यहाँ पे यह दर्शाता है कि विकर्ण AC को बिंदु O पर समद्विभाजित करता है। इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि DB का मध्य बिंदु जो है वो O है। अब इसको हम लोग तर्क वितर्क द्वारा भी इसको पुष्टि कर सकते हैं। तो जैसा कि इस गुण की पुष्टि तर्क वितर्क से भी किया जा सकता है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो आपका AOB है और COD, 2 त्रिभुज यहाँ पे लिया गया है। AOB सबसे पहले, ठीक है। अब AOB को अगर हम देखें यहाँ पे तो आपको दिख रहा होगा AOB ये वाले और E वाले, COD ये वाले, ठीक है। अब दोनों में यहाँ पे अगर हम देखें तो 3 जो है वो 4 के इक्वल होंगे और इधर जो आपका 1 है वो 2 के इक्वल होंगे। तो इतना तो आपका क्लियर है, ठीक है। तो सबसे पहली बात यहाँ पे 1 जो है वो कोण 2 के इक्वल है और 3 जो है वो 4 के इक्वल है, ठीक है। ये 4 है, 3 इक्वल और कोण 2 और कोण 1 इक्वल। आपको सर्वांगसम करने के लिए 3 चीज़ आपका इक्वल दिखाना होगा, तब ये जो त्रिभुज होगा वो सर्वांगसम हो जाएंगे। और जब सर्वांगसम हो जाएगा इसका मतलब है कि उसका सभी चीज़ एकदम सेम ही होगा दोनों, ठीक है। तो यहाँ पे आपका दिया हुआ क्या है कि ऐसा 2 कोण तो दिया हुआ है। अब एक साइड को आपको यहाँ पे दिखा देना कि इक्वल है। तो 2 कोण तो हमने देख लिया इस त्रिभुज में। इस त्रिभुज में देखें तो 2 1 के इक्वल है और 3 4 के इक्वल है, 2 कोण। अब एक साइड को अगर देखें तो साइड AB जो है वो DC की इक्वल होगा कि नहीं, AB DC का इक्वल होगा, क्योंकि एक समांतर चतुर्भुज है। इसका जो समांतर होता है चतुर्भुज जो भी होगा ऊपर नीचे समानांतर होगा, सामना सामने भी, और साथ में दोनों इक्वल भी होते हैं। सामना सामने जो भुजा होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे इक्वल हो जाएंगे, यानी कि ये हो गया आपका साइड हो गया, ये एंगल हो गया और ये एंगल हो गया, ठीक है। यानी कि सबसे पहले एंगल, साइड, एंगल से ये क्या हो जाता है, ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाते हैं, सर्वांगसम हो जाते हैं। जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाते हैं तो यहाँ से क्या स्पष्ट करना था कि इसका जो होता है मिडिल पॉइंट O होता है, यही स्पष्ट करना था। तो जब ये और ये सर्वांगसम होंगे तो ये भुजा OA जो है वो OC की इक्वल होगा कि नहीं होगा। जब सर्वांगसम होंगे तो इसका जो भी संगत होगा वो यही होगा, ठीक है, यही होगा। जब सर्वांगसम होंगे तो ये वाला OA के इक्वल और जो OB है वो
ओ डी के इक्वल होंगे। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है सेम, भुजा ए बी और भुजा डी सी जो इक्वल है, तो ये दोनों त्रिभुज जो हमने पीछे देखा वो एंगल साइड एंगल से वो क्या हो जाते हैं, समरूप हो जाते हैं। जब समरूप हो गए तो ओ ए सी ओ और बी ओ ओ डी के इक्वल हो जाएंगे डी ओ के। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे समचतुर्भुज के बारे में। समचतुर्भुज में वही देखेंगे कि उसका जो भी गुण है उसको हम लोग तर्क वितर्क से आपका स्पष्ट भी करना होता है। बस यही सब देखेंगे, और ये सब अगर माइंड में आपका हो गया सेट तो बस ये क्वेश्चन इजी हो जाएगा, जो भी इस पार्ट में क्वेश्चन है, जो भी इस चैप्टर में क्वेश्चन है। ठीक है, तो समचतुर्भुज में क्या होता है, बेसिकली एक समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंब समद्विभाजक होता है, मतलब दो भाग में तो बांटता ही है, साथ में लंब होता है, मतलब 90 डिग्री का कोण वहाँ पे बनाता है जहाँ पे समद्विभाजक होते हैं। हम एक सेट स्क्वायर के किनारे का उपयोग करके जांच कर सकते हैं कि वे एक दूसरे को समकोण पर प्रतिच्छेद करते हैं, क्योंकि सेट स्क्वायर का जो किनारा होता है वो 90 डिग्री का होता है, समकोण ही टाइप से होता है ना। लेकिन दो टाइप से हमारे औजार बॉक्स में निकलता है, एक का समकोण के अलावा जो दो कोण होता है, एक 60 होता है एक 30 होता है, लेकिन एक दूसरा और निकलता है जिसमें 45 होता है। ठीक है, समकोण के अलावा कोण। तो यहाँ पे बोल रहा है वो इस प्रकार से जांच करना है। अब इसको हम लोग तर्क वितर्क द्वारा भी इस गुण को पुष्टि कर सकते हैं। तो तर्क वितर्क कि यहाँ पे 90 डिग्री बनता है कि नहीं बनता है। ठीक है, यहाँ पे ये जो 90 डिग्री बना कि नहीं बना, समद्विभाजक किया, मतलब ये इक्वल है इसका और ये इक्वल है इसका। तो चूंकि यहाँ पे जैसा कि समांतर चतुर्भुज में होता है वो यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, साथ में एक एक्स्ट्रा जो हो रहा है वो 90 डिग्री यानी कि लंब समद्विभाजक होता है, वो हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे तर्क वितर्क द्वारा, तो माना ABCD एक समचतुर्भुज है, ABCD एक समचतुर्भुज है, तो अतः ABCD एक समांतर चतुर्भुज भी है, क्योंकि यहाँ पे लंब और समद्विभाजक भी है, तो यहाँ पे समांतर चतुर्भुज है। चूंकि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, तो करते हैं समद्विभाजित, तो यहाँ पे OA OC के इक्वल हो जाएंगे, OD और OB के इक्वल हो जाएंगे, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है। अब हमको 90 डिग्री सिद्ध करना है, तो यहाँ पे AOD चलेगा। ठीक है, AOD इसमें चलेंगे, और फिर यहाँ पे हमको चलना होगा ODC या फिर COD, इसमें चलना होगा। क्योंकि हम ये वाले एक को सिद्ध कर देंगे कोई कि ये लंब समद्विभाजक है, तो हमारा सभी हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से। तो सबसे पहले ये दोनों में चलने पर हमको दिख रहा है ये दोनों त्रिभुज को अगर आप अलग अलग पार सकते हैं कॉपी में, तो पार कर आपको अच्छे से इसका समझना है। ठीक है, तो सबसे पहले AO जो है वो OC के इक्वल होंगे। ठीक होंगे, फिर यहाँ पे OD जो है वो दोनों में रहेगा, दोनों त्रिभुज, जैसे इस प्रकार से एक त्रिभुज है, यहाँ पे O है, यहाँ पे A है और यहाँ पे D है। फिर उसी प्रकार से एक और त्रिभुज है, O यहाँ पे तो है ही, लेकिन यहाँ पे D है और यहाँ पे C है। ठीक है, तो OD तो दोनों में है। ठीक है, और OC OA ये इक्वल है, और DA जो हुआ DA वो DC के इक्वल होंगे, क्योंकि जो समचतुर्भुज का भुजा हो तो वो चारों इक्वल होंगे, तो AD और DC भी तो इक्वल होंगे। ठीक है ना, तो ये तीनों इक्वल होंगे, OC और ये वाले और AD, और हमारे पास AD और DC इक्वल होंगे, और OD जो है वो भी इक्वल होंगे, क्योंकि ये दोनों में उभयनिष्ठ है। तो उभयनिष्ठ यहाँ पे लिखा हुआ भी उभयनिष्ठ है। तो ये हो गया साइड 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 से, यानी ये साइड साइड और तीन है ना, तीन साइड से, तीनों साइड है, तो साइड 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 से ये क्या होगी आपका सर्वांग सम होंगे। तो यहाँ पे साइड एंगल साइड जो लिखा होगा ये नहीं होगा, बल्कि यहाँ पे होगा साइड 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 सर्वांग समता प्रतिबंध से ये समरूप हो जाएंगे। हमें यह दर्शाना है, यहाँ पे लिखा हुआ M कोण AOD M कोण COD बराबर 90 डिग्री। अब जब हम लोग सर्वांग सम कोई दो त्रिभुज होता है तो उसको कोण के रूप में लिखते हैं, तो M लगाकर हम लोग कोण के रूप में लिखते हैं इक्वल। ठीक है, और जब M लगाकर कोण के रूप में इक्वल लिखा होगा तो हम उसको सर्वांग सम के रूप में त्रिभुज के रूप में लिख सकते हैं। ये हमारा 7 क्लास में एक क्वेश्चन भी था इस टाइप से, और ये हम लोग पढ़े भी थे। ठीक है, तो फाइनली यहाँ पे क्या है कि हमको दर्शाना है, ये दर्शाना है कि वो जो कोण होता है, चूंकि लंब है अगर तो 90 डिग्री बनेगा ना, यहाँ पे दोनों बनेगा, इधर भी बनेगा 90 डिग्री, इधर भी बनेगा 90 डिग्री। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे साइड में ये त्रिभुज लिए और ये त्रिभुज लिए, ताकि आसानी से सिद्ध हो जाए। यहाँ पे लिया हुआ उस प्रकार से। तो ये तो हमारा सर्वांग सम हो गया, किस प्रकार से आपको पता है। जब सर्वांग सम हो गया तो हमारा 7 क्लास में भी पढ़ना था ये, कि अगर दो त्रिभुज इस प्रकार से सर्वांग सम है तो उसका कोण क्या होगा, M कोण AOD बराबर होंगे M कोण COD के। ठीक है, यानी ये वाला कोण जब सर्वांग सम होंगे तो ये वाला जो कोण है और ये वाला जो कोण है, दोनों त्रिभुज में ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, यानी कोण AOD और कोण COD, और हम लोग M लगा दिया जाता है, उसको वास्तविक रूप में वैसे ही लिखा जाता है,
जब सर्वांगसम से ऐसे लिखते हैं तो, या फिर ऐसे हो तो हम लोग उसको त्रिभुज के रूप में सर्वांगसम के रूप में लिख सकते हैं। तो फाइनली हमको ये समझना है यहाँ पे ये दोनों जब इक्वल होंगे, हमें पता है ये रैखिक युग्म में बनाता है, क्योंकि एक रैखिक है और एक रैखिक पे यहाँ पे 180 डिग्री टोटल बनता है। ठीक है, टोटल 180 डिग्री बनता है और मतलब यहाँ पे दो कोण बन रहे हैं, एक इधर मतलब 90-90 बन रहा होगा। ठीक है, तो इससे हमारा साबित हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है कि AOD और COD क्या है, रैखिक युग्म बनाते हैं, तो इसलिए MAOD और M कोण COD बराबर 90 डिग्री होगा। तो अब हम लोग यहाँ पे आयत की बात करते हैं। तो फाइनली हमने पढ़ा सिर्फ अभी समांतर चतुर्भुज के बारे में। ठीक है, और समांतर चतुर्भुज के बारे में, और यहाँ पे हमारा था ये समचतुर्भुज। ठीक है, अब हम लोग आयत पढ़ेंगे। तो समांतर चतुर्भुज में जो भी था और समचतुर्भुज में जो भी था, आप लोग कुछ एक्स्ट्रा या कुछ भी कम दिख रहा है तो आप वहाँ पे उसको याद रखना। ठीक है, आयत एक समांतर चतुर्भुज है। चूँकि आयत में भी सम्मुख भुजा इक्वल होते हैं, सम्मुख कोण इक्वल होते हैं, एक्चुअली यहाँ पे 90 डिग्री सभी होते हैं, और जो विकर्ण होता है वो भी इक्वल होते हैं, और साथ ही में समांतर चतुर्भुज में विकर्ण होता है वो समद्विभाजित करता है, तो यहाँ पे भी समद्विभाजित करता है। ठीक है, तो समांतर चतुर्भुज के जिसके सभी कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो देखा चित्र में जैसे कि x डिग्री x डिग्री x डिग्री x डिग्री, तो टोटली यहाँ पे चतुर्भुज का जो कोण होता है 360 डिग्री का होता है। चारों इक्वल है, तो 4 भाग में अगर 360 को बांटेंगे तो 9 36 यानी 90 डिग्री का होगा। तो ये 90 डिग्री का सभी कोण हो जाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे 90 डिग्री का हो गया। आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है, अर्थात 90 डिग्री का होता है, और इस प्रकार आयत एक समांतर चतुर्भुज होता है। ठीक है, समांतर चतुर्भुज इसलिए है कि क्योंकि इसका जो भी सम्मुख भुजा और समीप कोण भी इक्वल है उस हिसाब से, और साथ ही में इसका जो विकर्ण होगा वो समद्विभाजित करता है। तो ये समांतर चतुर्भुज भी होता है जिसका प्रत्येक कोण समकोण होता है। एक समांतर चतुर्भुज होने के कारण आयत की सम्मुख भुजाएं भी बराबर लंबाई के होते हैं और विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समांतर चतुर्भुज का विकर्ण अलग अलग लंबाई के हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आयत का जो विकर्ण होगा वो, परंतु आयत के विकर्ण बराबर माप यानी बराबर लंबाई के होते हैं। ये जो भी अंतर है सभी में वो याद रखना कि समांतर चतुर्भुज में लंब समद्विभाजक होता है, लेकिन विकर्ण बराबर होगा कि नहीं होगा, ये हो भी सकता नहीं भी हो सकता। लेकिन समचतुर्भुज हमने देखा वहाँ पे लंब समद्विभाजक था और समांतर में सिर्फ समद्विभाजक था। ठीक है, और आयत में यहाँ पे समद्विभाजक है और दोनों विकर्ण इक्वल है। तो आयत का गुण आयत के विकर्ण बराबर लंबाई के होते हैं, और इसको हम लोग यहाँ पे सिद्ध भी कर सकते हैं तर्क वितर्क द्वारा। तो आपको जनरली सिर्फ माइंड में इसको याद रखना है, और चाहे तो इसको हम लोग इंस्टा में ये चल रहा है। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छा नॉलेज के लिए, तो आप इसको स्किप ना करें, फुल वॉच कर ले। यहाँ पे तर्क वितर्क द्वारा सिद्ध करेंगे तो यहाँ पे दो त्रिभुज अलग अलग यहाँ पे लिया गया है ACB। चूँकि हमें विकर्ण को सिद्ध करना है कि दोनों विकर्ण इक्वल होते हैं, तो दोनों लेंगे, एक बार ये विकर्ण लेंगे, एक बार ये विकर्ण लेंगे। तो इस विकर्ण से जो हमारे पास त्रिभुज बनता है वो यही तो बनता है ACB ये वाले, और इस विकर्ण से बनता है वो बनता है ABD। ठीक है, ABD ये वाले, ये दोनों लिया गया। चूँकि ये जो भुजा इसमें है, इस त्रिभुज में ये भुजा है, इस त्रिभुज में ये है, तो इस त्रिभुज में ये है, तो ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होंगे। और उसके बाद यहाँ पे कोण जो है एक 90 डिग्री, तो इसमें भी 90 डिग्री बनेगा ही। तो ये देखिए साइड एंगल और साइड से ये दोनों त्रिभुज जो है वो सर्वांगसम हो जाएंगे, और जब सर्वांगसम होंगे तो ये भी क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, सर्वांगसम मतलब सभी चीज़ इक्वल होंगे, तो इस प्रकार से ये सिद्ध हो जाता है। ABCD एक आयत है। अब ABC और तथा BAD में चला, जैसे कि दोनों त्रिभुज ऊपर अलग अलग लिखा हुआ है, तो दोनों में हमारे पास AB बराबर AB है, AB बराबर AB चूँकि भैनिष्ठ है, और BC बराबर AD होगी, ये दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, क्योंकि चतुर्भुज में अगर देखें तो सम्मुख जो भी भुजा वो इक्वल होते हैं, तो यहाँ पे अलग अलग पड़ा हुआ तो इक्वल होंगे। और एक हमारे पास प्लस में है कोण, ये वाले कोण B जो होंगे वो कोण A के इक्वल होंगे। ठीक है, 90 डिग्री से। ठीक है, तो यहाँ पे साइड एंगल और फिर साइड ये दोनों इक्वल है, तो यानी साइड एंगल साइड सर्वांगसम प्रतिबंध से AB दोनों ऊपर जो त्रिभुज है वो सर्वांगसम होंगे, और जब सर्वांगसम होंगे मतलब सभी चीज़ इक्वल होंगे, सभी चीज़ मतलब ये भी इक्वल होंगे। तो हमें ये विकर्ण सिद्ध करना था, तो ये हमारा हो गया। ठीक है, नोट में एक आयत में विकर्ण बराबर लंबाई के होने के अतिरिक्त एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त जो आयत होता है वो दो बराबर भागों में भी बांटता है, समद्विभाजित करता है।
क्योंकि आयत एक समांतर चतुर्भुज होता है। अब हम लोग 6 नंबर में देखेंगे यहाँ पे वर्ग के बारे में, ठीक है। और इसमें भी उसी प्रकार से आपका सिद्ध करना होता है सभी को। तो इसमें हम लोग सिर्फ ऐसे देखते हैं कि वर्ग एक आयत होता है जिसकी भुजाएं बराबर होती है। वर्ग का सभी भुजा इक्वल होते हैं आपस में। इसका मतलब यह है कि वर्ग में एक आयत के भी सभी गुण होते हैं। क्योंकि आयत में सम्मुख भुजा इक्वल होते थे, जब सभी इक्वल है तो इसका भी सम्मुख इक्वल ही होगा। आयत के सभी गुण इसके में होता है, क्योंकि जो विकर्ण होता है तो इसमें भी विकर्ण वही होता है, वो जो उसमें था वो इसमें भी गुण होगा। इसकी बराबर भुजाएं की लंबाई होती है। वर्ग के विकर्ण आयत के विकर्णों की तरह ही बराबर होते हैं, इसका भी विकर्ण भी इक्वल होगा। और एक आयत के विकर्ण का एक दूसरे पर लंब होना आवश्यक नहीं होता है, ठीक है। आयत का जो विकर्णों का एक दूसरे पर लंब होना आवश्यक नहीं होता, मतलब 90 डिग्री का कोण नहीं बनाता है। वर्ग में विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, क्योंकि वर्ग एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। और आयत भी है और सम चतुर्भुज भी है, ठीक है। सभी का गुण इसमें होता है। बराबर लंबाई के होते हैं, क्योंकि वर्ग एक आयत है, ठीक है। इसकी जो विकर्ण होता है वो बराबर लंबाई का होता है, क्योंकि ये आयत की तरह आयत ही है। और एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, क्योंकि एक सम चतुर्भुज का भी गुण इसमें है। इस प्रकार हमें वर्ग का निम्नलिखित गुणधर्म प्राप्त होते हैं। गुण वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, ठीक है। एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। तर्क वितर्क की सहायता से हम इसकी पुष्टि कर सकते हैं। तो इसकी पुष्टि जैसे कि हमने पहले किया था, इस वाले त्रिभुज में लेकर ये त्रिभुज लेगा और फिर ये वाले लेगा, ठीक है, जैसे कि हमने पहले किया था। तो सेम प्रोसेस यहाँ पे भी होने वाला है, वैसे ही इसको भी सिद्ध किया जाएगा। इसमें भी दो त्रिभुज चलेगा, ये इक्वल होंगे, फिर ये इक्वल हो जाएंगे, और साथ में ये भी इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि वर्ग का चारों इक्वल होता है। तो 60 से ये क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अब सर्वांगसम होने के बाद में ये भी रैखिक क्यों बनाता है, तो ये जब सर्वांगसम होंगे तो सभी कोण सभी भुजा इक्वल होंगे। तो ये दोनों कोण जो भी बन रहा है इस पर रैखिक युग में आपका दिख रहा होगा, यहाँ पे रैखिक युग है, तो यहाँ पे 90 डिग्री का हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं लिखा हुआ है AOD और COD में चला, ठीक है। जैसे हमने पीछे देखा, चलने के बाद में वो जो भी तीनों साइड है वो इक्वल होगा। तो यहाँ पे 60 सर्वांगसम प्रतिबांश ये दोनों सर्वांगसम होंगे। जब सर्वांगसम होंगे तो जो एम लगाकर जब बोले थे ऐसा होगा तो ऐसा लिखेंगे, और अगर ऐसा है तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। तो चूंकि ये फाइनली दोनों जो कोण बन रहे हैं वहाँ पे रैखिक में दोनों इक्वल होंगे। चूंकि वहाँ पे 180 डिग्री बनता है तो 90 होगा। तो अतः ये कोण रैखिक क्यों बनाते हैं, अतः प्रत्येक कोण क्या होगा, समकोण होगा। चूंकि वर्ग समांतर चतुर्भुज भी है, अतः इसके विकर्ण समद्विभाजित करेंगे। सत्यापन भी इसमें वैसे ही करना है। अब समद्विभाजित करता है तो उसका भी सत्यापन यहाँ पे करना है फोल्ड करके, ठीक है। और इसको तर्क वितर्क द्वारा भी सिद्ध किया जा सकता है। फोल्ड करेंगे इसको तो यहाँ पे इसको रखेंगे, ऐसे मोड़ेंगे तो यहाँ पे ही फोल्ड होगा, ओ पे ही फोल्ड होगा, ठीक है। तो चतुर्भुज की अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं विशेषता क्या होती है। जो भी चतुर्भुज का टाइप था वो इसमें सभी को देखेंगे, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो थोड़ा सा और है, बस यहाँ पे आपको स्किप नहीं करना है और फुल वॉच करना है, और साथ ही में आपको वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर देना है। तो यहाँ पे देखिए समलंब चतुर्भुज या फिर समलंब, सबसे पहला प्रकार में वह चतुर्भुज जिनकी दो भुजाएं समांतर हो समलंब चतुर्भुज कहलाता है। समलंब चतुर्भुज का जो बेसिकली यहाँ पे जो आपका गुण है वो जो भुजा जो होता है वो समांतर होता है, इस प्रकार से ऊपर में दो भुजा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये इसका होता है, और इसको हम लोग इस प्रकार से भी पढ़ सकते हैं, ऐसा होता है ऐसे, यानी ऊपर और नीचे यहाँ पे समानांतर होना चाहिए। तो ये होता है बेसिकली। दिए गए चित्र में ABCD एक समलंब चतुर्भुज, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं ऊपर नीचे यहाँ पे चतुर्भुज आता है, ये ऐसे और ये ऐसे आता है, ठीक है। तो ये भी चतुर्भुज जिसमें ADBC का पैरेलल है, AB और DC चतुर्भुज की तिर्यक यानी भुजाएं, ये जो है ये दोनों तिर्यक भुजाएं, तिरछी भुजाएं। समांतर भुजा के बीच की लंबवत दूरी समलंब चतुर्भुज की ऊंचाई कहलाती है। इसके बीच में जो इस प्रकार से दूरी है, ठीक है, उसको हम लोग ऊंचाई बोलते हैं। समांतर भुजों के बीच की लंबवत दूरी को समलंब की चतुर्भुज की ऊंचाई कहते हैं। और नोट में जिस समलंब चतुर्भुज की तिर्यक भुजाएं बराबर होती है, ठीक है, जिस समलंब चतुर्भुज की जो तिर्यक भुजा ये दोनों अगर आपस में इक्वल है तो उसे हम लोग समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज कहते हैं, ठीक है। द्विबाहु का मतलब दो भुजा इक्वल होंगे। अब सेकेंड नंबर में समांतर चतुर्भुज के चतुर्भुज जिनकी सम्मुख भुजाएं युग्म हो समांतर हो समांतर चतुर्भुज कहलाते हैं।
ठीक है। तो ये हम लोग देखे बे चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाओं का युग्म यानी आमने सामने युग्म समांतर हो उसे समांतर चतुर्भुज कहते हैं। दिए गए चित्र में ABCD एक समांतर चतुर्भुज जिसमें AD जो है वो BC और AB है जो वो DC का इक्वल है। ठीक है, DC AB का AD और BC का इक्वल है। और जो भी यहाँ पे होगा वो सभी आगे क्वेश्चन में काम आने वाला है। तो यहाँ पे समांतर चतुर्भुज की विशेषता क्या होती है? तो समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समांतर होती है। ठीक है, सामने की जो भुजा वो पैरेलल होती है इसके और ये इसके, और साथ में इक्वल भी होती है। यहाँ पे समांतर चतुर्भुज की भुजाएं जो होती है वो बराबर होती है। समांतर चतुर्भुज का प्रत्येक विकर्ण चतुर्भुज को दो सर्वांगसन त्रिभुज में बांटता है। दो सर्वांगसन त्रिभुज में बांटता है। ऐसे अगर हम कर दें तो इधर जो त्रिभुज बना इधर जो त्रिभुज बना वो सर्वांगसम होंगे, सर्वांगसन त्रिभुज में बांटते हैं। दिए गए चित्र में ABD और CDB इस प्रकार से अगर ऐसे करें तो ADB और हमारे पास CDB ये वाला ये दोनों त्रिभुज, तो ये क्या होंगे? सर्वांगसम होंगे। अगर इस प्रकार से बांटे तो ये यहाँ पे इस प्रकार से चिन्ह दे देंगे। ठीक है, तो ऐसा होगा। चौथा में समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, आपको पता है सम्मुख कोण सभी इक्वल होंगे। समांतर चतुर्भुज के आसन कोणों का जो योग होगा वो 180 डिग्री होगा, और ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये माइंड में रखना है। ये जो होगा आसन कोण मतलब यही होता है, आपको पता है। ठीक है, हमने ये सब बता चुके पहले। तो ये आसन कोण हो गया इसका, तो ये दोनों का योग 180 हो जाएगा। फिर इसका अगर आसन, ये भी दोनों आसन है तो इसका 180 हो जाएगा। ये दोनों भी आसन कोण हो गया तो इसका भी 180 हो गया। ये दोनों भी आसन कोण है, इसका भी 180 डिग्री योग होगा। तो इस प्रकार से है। 6 में समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, समांतर चतुर्भुज का समद्विभाजित करता है लेकिन सम चतुर्भुज का 90 डिग्री लंब समद्विभाजक होता है। ठीक है, समांतर चतुर्भुज का विकर्ण जो होता है वो बराबर होना जरूरी नहीं है, लेकिन आयत का जो होता है वो बराबर होता है। ठीक है, तो ये सब आपको याद रखना है। तीसरा में आयत जिसका समांतर चतुर्भुज एक कोण समकोण डिग्री का हो उसे हम लोग आयत कहते हैं। हमारा चतुर्भुज सम आयत का मतलब डिफिनेशन है। देगा चित्र में समांतर चतुर्भुज ABCD एक आयत है, तो ये जो होगा सभी 90 डिग्री का होंगे, सभी जो भी कोण होगा वो 90 डिग्री का होगा। और इसका आयत की विशेषता, आयत की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, आमने सामने की जो भुजा होती है वो इक्वल होती है। आयत का प्रत्येक कोण जो होता है 90 डिग्री का होता है। आयत के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करता है। ठीक है, एक दूसरे को दो बराबर भागों में बांटता है, जैसे कि यहाँ पे AOC और BOD के इक्वल है। आयत के विकर्ण बराबर होते हैं, अतः ACBD के इक्वल होंगे। ठीक है, दोनों विकर्ण। अब यहाँ पे सम चतुर्भुज की बात करें तो जिस समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर उसे हम लोग सम चतुर्भुज कहते हैं, जैसे आयत में भी होता है। ठीक है, सॉरी वर्ग में भी होता है ना। और यहाँ पे दिए गए ABCD एक सम चतुर्भुज है जिसमें ये दो चारों भुजा इक्वल है, साथ ही में समांतर भी होती है। ठीक है, ADBC के समानांतर है, ये इसके समानांतर भी है। ठीक है, इसकी सम चतुर्भुज की विशेषता है सम चतुर्भुज की सभी भुजाएं इक्वल होता है। ठीक है, ये भी आपको पता है। सम चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समानांतर, जब चारों इक्वल है तो सम्मुख भुजा भी तो समानांतर होंगे और साथ में बराबर भी होंगे। ठीक है, समानांतर होता है। और सम चतुर्भुज के प्रत्येक विकर्ण एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करता है। ठीक है, यानी दो भागों में बांटता है और साथ में लंब होता है, यानी 90 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, AC लंब है BD पर, इसका मतलब है BD जो लंब है वो AC पर है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं BD लंब है किस पर? AC पर ही BD लंब है ना, या फिर AC अगर लंब आ रहा है तो किस पर? BD पे। तो ऐसा होता है। तो यहाँ पे दोनों समद्विभाजक है तो OB OD की इक्वल होंगे, OA OC का इक्वल होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये होगा। और पांचवा में यहाँ पे वर्ग है, तो बे चतुर्भुज जिनकी चारों भुजाएं बराबर हो तथा प्रत्येक कोण समकोण हो वर्ग कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में जिस आयत की आसन भुजाएं बराबर हो उसे वर्ग कहते हैं। ठीक है, ये आपको जो वर्ड बोला, दूसरे शब्दों में जिस आयत की आसन भुजाएं बराबर हो उससे हम लोग वर्ग कहते हैं। यानी आयत तो होगा, मतलब आयत ऐसे बोल रहा है कि अगर आयत है, ठीक है, वर्ग भी तो एक आयत ही है। ठीक, तो वर्ग भी एक आयत ही है, तो वो वैसा आयत जिसका आसन भुजा मतलब ये इक्वल है, ये भुजा, तो इसका आसन हो गया ये। ठीक है, तो ये दोनों इक्वल होंगे। अब इसका आसन हो गया नीचे वाला। ठीक है, तो ये दोनों इक्वल होंगे। तो इसका अब इसका जो आसन हुआ, इसका इस भुजा का आसन हो गया ये वाला। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर देखें तो चारों भुजा जो होंगे वो इक्वल होंगे। ठीक है, तो ये बोल रहा है थोड़ा सा घुमाकर कि आसन भुजाएं अगर इक्वल है तो वो वर्ग ही होगा, क्योंकि वर्ग चारों भुजा इक्वल होगा तो ही आसन भुजा सभी इक्वल होंगे। इसका आसन ये हो गया। ठीक है, इसका आसन DC का आसन जो हो गया वो BC हो गया, BC का आसन AB हो गया, AB का
ए बी का हो गया ए डी। तो इस प्रकार से ए बी सी डी वर्ग है जिसमें ए बी ये सभी चारों इक्वल है, चारों को 90 डिग्री का होगा। वर्ग की विशेषता क्या होती है, तो वर्ग सभी भुजाएं बराबर होती है, वर्ग के सभी कोण बराबर होते हैं, प्रत्येक 90 डिग्री का होता है, वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को समकोण समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, तो इसमें सभी चतुर्भुज, समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, आयत का सभी का गुण होता है। इस प्रकार से यहाँ पे सभी जो विकर्ण है वो ओ ए ओ डी इस प्रकार से, और ये लंब भी है। ठीक है, अब हम लोग जो 6 नंबर का जो पतंग है यानी काइट, पतंग विशेष प्रकार का एक चतुर्भुज है। तो यहाँ पे जो फिगर है ना वो पतंग नहीं है, क्योंकि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि इस प्रकार से यहाँ पे कोना नहीं है, तो इसमें भी इस प्रकार से ये पतंग टाइप से नहीं है, ये भी नहीं है, लेकिन इधर सभी पतंग टाइप से आपको दिख रहा होगा। ठीक है, पतंग का एक मेन ही यहाँ पे गुण है क्या, कि इसमें जो आसन भुजा का अलग अलग 2 युग्म होते हैं। ठीक है, एक युग्म ये आसन, इसका आसन ये हुआ और ये दोनों इक्वल है, एक युग्म ये हुआ। ठीक है, और एक युग्म ए बी और ए डी हुआ, ये दोनों आसन हुआ, ये दोनों इक्वल है, तो एक युग्म ऊपर एक युग्म नीचे बनता है, बस इसमें ये 2 होता है। तो ये पतंग, एक पतंग में 4 भुजाएं होती है, एक चतुर्भुज होता है, और इसमें अलग अलग आसन भुजाओं के 2 युग्म होते हैं जिनकी लंबाई बराबर होती है। ठीक है, तो ये दोनों अलग अलग होता है। अब हम लोग यहाँ पे 11.3 का क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो सबसे पहले जो भी बोल रहे हैं आपको इजीली आंसर दे देना, क्योंकि हमने पढ़ा, जो भी पढ़ा वही पूछे जाएगा यहाँ पे। तो वर्ग एक समचतुर्भुज है, तो आपको यहाँ पे सत्य असत्य में आंसर देना। तो हमको पता है वर्ग एक समचतुर्भुज है, क्योंकि वर्ग में सभी चतुर्भुज का गुण होते हैं, तो ये एक समचतुर्भुज होगा। दूसरा में आयत एक समचतुर्भुज है, तो आयत एक समचतुर्भुज नहीं बल्कि समांतर चतुर्भुज होता है, क्योंकि यहाँ पे समचतुर्भुज में लंब समद्विभाजक होता है, जबकि आयत में सिर्फ समद्विभाजक और दोनों विकर्ण इक्वल होते हैं। तो एक समांतर वाला इसमें जो गुण होता है, तो ये असत्य हो जाएगा। वर्ग एक समांतर चतुर्भुज है, तो वर्ग समांतर चतुर्भुज भी, आयत भी है, समचतुर्भुज है, क्योंकि वर्ग का दोनों विकर्ण इक्वल भी होते हैं, लंब समद्विभाजक भी होते हैं। भुजा की बात किया जाए तो सभी चारों इक्वल होते हैं, तो हम समूह भी इक्वल होंगे, समूह कोण भी इक्वल होंगे, तो ये सत्य हो जाएगा। ठीक है, समलंब चतुर्भुज एक आयत है, तो समलंब चतुर्भुज एक आयत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे समलंब चतुर्भुज उसको बोलते हैं जिसका 2 भुजा सिर्फ इक्वल होते हैं, और इस प्रकार से सिर्फ तिर्यक जाता है 2 भुजा उसका। ठीक है, तो आयत में तो हमारा आमने सामने की सभी भुजा इक्वल होते हैं, तो इसमें तो ऐसा नहीं है। ठीक है, ऊपर वाले और नीचे वाले सिर्फ समानांतर होते, इक्वल नहीं होते हैं समलंब में, तो ये असत्य हो जाएंगे। और यहाँ पे 5वां नंबर समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज है। तो समांतर चतुर्भुज में यहाँ पे समद्विबाहु समलंब का मतलब जो हमने पढ़ा कि 2 ऐसे समानांतर होगा, लेकिन जो उसका तिर्यक भुजा जो होगा वो भी इक्वल होंगे। ठीक है, इक्वल होने से क्या होगा, तो इक्वल होगा, लेकिन समांतर चतुर्भुज का क्या, इसमें समांतर चतुर्भुज का गुण आएंगे तो नहीं आएंगे, क्योंकि समांतर चतुर्भुज का आमने सामने की भुजा समानांतर होता है, लेकिन इसमें आमने सामने की भुजा ये समानांतर कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि तिर्यक है। ठीक है, तो ये होगा ही नहीं। ठीक है, कोई भी एंगल से नहीं होगा। और 6 नंबर में आयत एक वर्ग है यदि आयत की आसन भुजाएं बराबर हो, तो हमने इसका डिफिनेशन भी देखा था, तो इसके अनुसार ये सत्य होगा। ठीक है, क्योंकि आयत एक वर्ग है, तो आयत अगर एक वर्ग है, क्यों, अगर वर्ग है इसका मतलब आयत वैसा आयत होगा जिसका चारों भुजा इक्वल होंगे, चारों भुजा इक्वल होगा मतलब इसका सभी आसन भुजाएं इक्वल होंगे। ठीक है, आसन भुजा बराबर होते हैं। अब बताइए कथन सत्य है या असत्य है। ठीक है, सो इसको हम लोग वही पढ़ना है और आंसर देना। सभी आयत वर्ग होते हैं, तो सभी आयत वर्ग नहीं होते हैं, क्योंकि आयत वर्ग नहीं होगा। ठीक है, आयत हो सकता है ऐसा आयत हो जिसका आमने सामने की भुजा इक्वल होगा। ठीक है, तो आमने सामने की भुजा इक्वल होगा, लेकिन वर्ग में होता है चारों भुजा इक्वल होता है, तो अगर वर्ग को हम आयत बोलेंगे तो ठीक है, वर्ग सभी जो होता है वो आयत होगा। ठीक है, लेकिन आयत सभी वर्ग नहीं होते हैं, तो असत्य होगा। ठीक है, सभी आयत वर्ग होते हैं तो नहीं होता ना, असत्य होगा। सभी समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होते हैं, तो सभी समचतुर्भुज समानांतर चतुर्भुज, तो ये हो जाएगा आपका सत्य। ठीक है, सभी समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा आपका सत्य, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं जो समचतुर्भुज होते हैं उसमें लंब समद्विभाजक होता है। ठीक है, और समांतर चतुर्भुज में सभी सिर्फ समद्विभाजक होता है। समद्विभाजक है सिर्फ अगर, तो जो इसमें गुण है समांतर चतुर्भुज में वो समचतुर्भुज में भी है। ठीक है, तो समचतुर्भुज को भी हम लोग समानांतर चतुर्भुज कह सकते हैं, क्योंकि उसमें भी समद्विभाजक होता है। अब तीसरा नंबर है, तो सभी वर्ग समचतुर्भुज और आयत भी होते हैं, तो वर्ग में समचतुर्भुज का भी गुण होता है, लंब इसका विकर्ण लंब समद्विभाजक भी होता है,
और आयत का भी गुण होता है, यानी इसका विकर्ण बराबर भी होता है वर्ग का। भुजा की बात किया जाए तो भुजा में भी सभी सारे गुण होते हैं, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज नहीं होते हैं, तो सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज नहीं होते हैं, तो सभी वर्ग तो होता है, समांतर चतुर्भुज तो होगा ही ना, तो ये आपका नहीं होता बोल रहा है, तो ये आपका गलत बोल रहा है, ठीक है, असत्य हो जाएगा, ठीक है, असत्य हो जाएगा चौथा। अब यहाँ पे पांचवा में सभी पतंग सम चतुर्भुज होते हैं, तो पतंगे जो हमने काइट जो भी फिगर देखा, तो सभी पतंगे सम चतुर्भुज होते हैं, तो सम चतुर्भुज नहीं होगा, क्योंकि सम चतुर्भुज का जो आमने सामने की भुजा होता है वो इक्वल होता है, जबकि हमने पतंग में जो देखा वो उसका एक ही चीज़ था, सिर्फ कि आज जो आसन भुजा होते हैं उसमें दो युग्म होते हैं और दोनों अलग अलग होते हैं, ठीक है, और वो इक्वल होते हैं, आसन भुजा का जो युग्म होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं, तो ऐसा होता है। तो सम चतुर्भुज का यहाँ पे कोई भी रूल, यहाँ पे गुण जो होगा उसमें नहीं होगा, सभी पतंगे सम चतुर्भुज होते हैं, तो ऐसा नहीं होगा, पांचवा आपका सत्य होगा। यहाँ पे सभी सम चतुर्भुज पतंग होते हैं, तो सभी सम चतुर्भुज को हम लोग पतंग बोल सकते हैं, क्योंकि पतंग का जो जनरली आपका जो गुण हमने देखा वो देखा कि दो आसन, जो आसन भुजा का जो दो युग्म होगा उसमें, ठीक है, तो वो इक्वल होंगे। तो अगर हम सम चतुर्भुज की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे सम चतुर्भुज सपोज है, तो इसमें ABCD है, ABCD, तो इसमें सभी भुजा तो इक्वल होते हैं, तो इसमें देखिए ये और ये वाला BD जो होगा और CD जो होगा ये आपस में इक्वल होगा, AC जो होगा वो AB का इक्वल होगा, यानी जो काइट में था वो इसमें होगा, ठीक है, दो आसन भुजा का जो युग्म इस प्रकार से बना दे तो ये इक्वल होंगे, यानी उसमें जो भी गुण था वो इसमें है, ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो सम चतुर्भुज होगा वो एक पतंग होते हैं, ठीक है, होगा, क्योंकि उसमें दो ही युग्म था, आसन भुजा का दो युग्म इक्वल होते हैं, दो युग्म बनता है, दोनों अलग अलग ना होता है, और जो दो आसन भुजा का जो होते हैं युग्म वो दोनों अलग अलग होते हैं और आसन भुजा आपस में इक्वल होते हैं, ऐसा था। तो जो वो तो सम चतुर्भुज में हो गए, क्योंकि सम चतुर्भुज चारों इक्वल है, तो उसमें हम दो युग्म बना सकते हैं उस प्रकार से जो काइट में था, ठीक है, तो ये होगा सभी सम चतुर्भुज पतंग होते हैं, ये सत्य होगा। और सभी समांतर चतुर्भुज समलंब होते हैं, तो सभी समांतर चतुर्भुज समलंब होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि समलंब में सिर्फ यही था कि जो उसका एक युग्म होगा, एक भुजा का जो युग्म होगा वो समानांतर होता है, इस प्रकार से, ठीक है, समानांतर होता है। तो हम लोग इसके सामने अगर कोई भी समांतर चतुर्भुज पार दे इस प्रकार से, ठीक है, तो इसका कम से कम एक, यहाँ पे तो दो, ये इसका ये समानांतर, इसका ये समानांतर होगा, तो यहाँ पे तो देख रहे हैं कि एक भुजा जो है वो समलंब कि जैसा ही है, मतलब एक भुजा इसका समानांतर, यहाँ तो दोनों भुजा समानांतर, बट एक तो है ही कम से कम, ठीक है, जैसे कि समलंब में, तो इस वाला गुण इसमें है, ठीक है, लेकिन इस वाले सारे गुण उसमें समलंब में नहीं हो सकते। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपका नीचे आंसर भी है, सभी वर्ग समलंब होते हैं, तो सभी वर्ग समलंब होते हैं, वर्ग जो होगा वो समलंब हो सकते हैं, क्योंकि आप समझ सकते हैं चारों भुजा इक्वल होता है और सभी आपस में समानांतर भी होंगे, वहाँ पे आमने सामने समानांतर भी होंगे। तो समलंब में थी सिर्फ यही है कि दो भुजा इक्वल जो मतलब समानांतर होते हैं, दो भुजा समानांतर होते हैं, तो वर्ग में भी समानांतर होगा ऊपर नीचे, ठीक है, आमने सामने भी होता है, बट इसमें कम से कम एक भुजा तो होंगे ऊपर नीचे समानांतर, तो इसका भी बोल देंगे सत्य होगा, ठीक है। अब इसका सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, तो ABCD एक चतुर्भुज है, इस चतुर्भुज का नाम लिखें तथा स्पष्ट चित्र खींचे। यदि A+D यहाँ पे 180 डिग्री है, तो A+D यहाँ पे 180 डिग्री है, तो ये हमारा स्पष्ट चित्र भी खींचना है। तो हमें पता है कि वैसे चतुर्भुज हमने पढ़ा था, अभी ना पीछे पढ़ा कि आसन भुजा का जो युग, आसन कोण का युग्म, मतलब आसन कोण का जो युग्म होता है, उन दोनों का जो योग होता है आसन कोणों का, वो 180 डिग्री होता है, वो कौन सा था, समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, A+D 180 डिग्री, तो इसका हो जाएगा समांतर चतुर्भुज, ठीक है। यहाँ पे लिखना क्या है कि समांतर चतुर्भुज की आसन यहाँ पे होगा, ठीक है, इसने हमने सम्मुख लिखा हुआ था, बट यहाँ पे आसन कोण का युग्म 180 डिग्री होगा। और इस प्रकार से फिगर पारेंगे ABCD, और हम लोग यहाँ पे D+A को करेंगे तो 180 डिग्री आएगा, ठीक है। कोई भी दो युग्म यहाँ पे लेके योग करेंगे तो 180 डिग्री आएगा। ये तो फिगर हुआ, ये आंसर हुआ। अब बोला AC और BD लंबवत समद्विभाजित करते हैं, AC BD और BD लंबवत समद्विभाजित करते हैं, दो विकर्ण होगा, ये लंबवत समद्विभाजित करते हैं, तो ये कौन सा होगा, लंब समद्विभाजित हमने देखा सम चतुर्भुज में होता है ना,
समांतर चतुर्भुज में तो सिर्फ समद्विभाजित ही हमने पढ़ा था, तो आपको ये सब याद होगा तो इजीली बन जाएगा। तो यहाँ पे समचतुर्भुज होगा, ठीक है, समचतुर्भुज होगा। समचतुर्भुज के विकर्ण जो होते हैं एक दूसरे को परस्पर लंब समद्विभाजित करते हैं। फिगर ये रहा आपका, इस प्रकार से फिगर पढ़ लेना और ये आपका आंसर हो जाएगा। 3rd नंबर क्वेश्चन में आपका बोला ABCD एक समांतर चतुर्भुज या निम्नलिखित स्थितियों में समांतर चतुर्भुज का नाम लिखे, स्पष्ट करना है, चित्र को स्पष्ट करना है। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, AC लंब है BD पर, तो समांतर चतुर्भुज में ऐसा किस समांतर चतुर्भुज में होता है? निम्नलिखित स्थिति में समांतर चतुर्भुज का नाम लिखना है और लिखे एवं स्पष्ट चित्र खींचना है। तो लंब होता है BD पर, लंब है तो इसका मतलब ये समचतुर्भुज ही है, ठीक है, तब ये लंब है, ठीक है। वो समांतर चतुर्भुज जो ऐसा है AC लंब है BD पर, तो वो समचतुर्भुज होगा। तो इसका समचतुर्भुज पहला का आंसर होगा। फिगर आपको पार देना है इस प्रकार से ABCD, और ये यहाँ पे लंब है इस प्रकार से 90 डिग्री, ठीक है। दूसरा में AC बराबर BD है, तो ये आयत भी हो सकता है क्योंकि आयत का विकर्ण भी इक्वल होता है, ठीक है, आयत ही होगा चूंकि आयत का विकर्ण इक्वल होता है, ठीक है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज का हमने देखा था कि जो विकर्ण होता है वो इक्वल हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन समद्विभाजित सिर्फ होता है वो। तो ये आयत इसका आंसर होगा, चूंकि आयत के एक दूसरे के विकर्ण बराबर होते हैं, ठीक है, इस प्रकार से फिगर जो आयत का होता है वो होगा। और तीसरा हम बोल रहा है कि AC बराबर BD यानी वर्ग भी यहाँ यहाँ पे विकर्ण भी इक्वल है और साथ ही में विकर्ण लंब समद्विभाजक है। BD पर AC जो है वो लंब है, तो हमने देखा था वो वर्ग में ही है क्योंकि समचतुर्भुज में तो सिर्फ लंब समद्विभाजक होता है, समांतर में तो सिर्फ समद्विभाजक होता है। और वर्ग आयत की बात किया जाए तो आयत में हमारा वहाँ पे दोनों समद्विभाजक होते हैं और साथ में दोनों विकर्ण इक्वल होते हैं, लेकिन लंब समद्विभाजक नहीं होता। लेकिन वर्ग ही है जिसमें लंब समद्विभाजक भी होते हैं और बराबर भी होते हैं, यानी सभी चतुर्भुज का गुण भी होते हैं। तो ये वर्ग इसका आंसर होगा। एक वर्ग आया तथा समचतुर्भुज दोनों होता है, तो ये आपका फिगर इस प्रकार से पार देना है और ये आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो आप यहाँ पे चैनल पर जुड़ जाए, चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन प्रेस करके। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर कर दें। ओके, तो चलिए वीडियो को यहाँ पे एंड करते, मिलता है आपसे अगली बार, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।